छात्र 13.05 किलोग्राम खाद्यान्न तथा 901 रुपए की धनराशि हमारे विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद मथुरा, लखनऊ, गोरखपुर के अतिरिक्त जनपद वाराणसी में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के माध्यम से केंद्रीकृत किचन का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है और जिसके माध्यम से हमारे छात्रों को एक अच्छी गुणवत्ता युक्त हम सब लोग मिड डे मील में भोजन देने का कार्य करें। लगभग 4 लाख छात्र हमारे ऐसे हैं जो इसके माध्यम से अभी लाभान्वित हो रहे हैं। 7,000 विद्यालयों में आदर्श किचन स्थापित किए जाने हेतु किचन उपकरण, बर्तन की धनराशि जनपदों को उपलब्ध करा करके प्रथम त्रैमास में कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। परिषदीय शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित तरह की हम सब लोगों ने कार्रवाई करी है। यह अभियान ऐसा था जिसको काफी समय से इस चीज की मांग शिक्षकों के द्वारा उठाई जा रही थी और पिछले 100 दिनों में हम सब लोगों ने इसका लक्ष्य लिया था कि 100 दिनों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा हम सब लोग अपने शिक्षकों के लिए बनाने का कार्य करेंगे और इसको हम सब लोगों ने आज एक मूर्त रूप दिया है। शासनादेश अनुसार सरकारी उपक्रम में परिषदीय शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हेतु ई निविदा प्रकाशित की गई है, जिसकी वित्तीय बिड खोली जा चुकी है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए सरकार उपक्रम में 3 लाख, 5 लाख और 7 लाख एवं 10 लाख की धनराशि की बीमा दरों की मांग की गई है। पॉलिसी के अंतर्गत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, स्वयं एवं आश्रित पुत्र पुत्री, आश्रित माता पिता तथा किसी सदस्य को सम्मिलित कर सकते हैं। पॉलिसी से लगभग 6 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षणेतर कर्मचारी इस पॉलिसी के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। हम सब लोगों ने प्रयास किया है कि 100 दिनों में जितने हमने लक्ष्य अपने लिए थे उन सभी लक्ष्यों पे हम सब खरे उतरते हुए विभाग को और मजबूती देते हुए हम सब लोगों ने कार्य किया है। आगे आने वाले समय में भी अब हम सब लोग अपने जो 6 महीने के लक्ष्य हैं उनको भी पूरा करने के लिए हमारे विभाग के द्वारा अब कार्रवाई गतिमान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, जिसके अंतर्गत हम सब लोग कार्य कर रहे हैं कि हर एक बच्चा शिक्षित हो, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बिना किसी भेदभाव के हर एक बच्चे को गुणवत्ता पर शिक्षा मिले। हम सब लोग इस अभियान में हम सब लोग अवश्य मिले जुले एफर्ट से सफल होंगे। सर अगर अनुमति हो तो 3-4 बिंदुओं पे मैं बता दूं, फिर इसके बाद हम लोग ले सकते हैं सवाल या पहले क्वेश्चन लेना चाहेंगे। आप बता दें डीबीटी का। देखिए, जो आपके सवाल आने वाले हैं 3-4 बिंदु हैं, बहुत सूक्ष्म में मैं बता देता हूं, उससे आप लोगों की जो प्रेक्षाएं हैं हो सकता है सॉल्व हो जाए। साथियों, डीबीटी के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया, आप सब अवगत हैं कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पिछली बार ये योजना शुरू की गई थी और 21-22 का जो सत्र था उसमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग के लिए डीबीटी किया था, जिसमें 1100 रुपया हम लोगों ने दिए थे और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1.57 करोड़ बच्चों को हम लोगों ने ये उनके अभिभावकों के माध्यम से किया था। एक इसमें डीबीटी में कुछ लोगों ने ये किया था कि परिवार खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, तो एक स्वतंत्र संस्था से, माइक्रोसेफ से हम लोगों ने इसका एक सर्वे कराया था, जिन्होंने विभिन्न ब्लॉकों, गाँवों में जाकर के ये सर्वे किया इंडिपेंडेंट, और उन्होंने कहा कि करीब 85% लोगों ने इससे अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है, क्योंकि इससे उनमें स्वतंत्रता रहते हुए अपने मनोनुकूल सामग्री बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। हम लोगों ने जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उनके माध्यम से भी हम लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को भी इसमें प्रेरित किया है और अपने अभिभावकों को, अपने शिक्षकों को भी कहा है कि आप अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करें। और इस वर्ष हम लोग 1200 रुपये प्रति बच्चे दे रहे हैं, जिसमें वो नोटबुक, अपनी पेंसिल वगैरह भी से खरीद सकें। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बार ये भी जोर है कि हर बच्चे को हम लोग आधार
सत्यापित करें। तो इस पिछले बार तो केवल अभिभावकों का हम लोगों ने किया था और बैंक अकाउंट उनके अभिभावक से किया था। इस बार हम लोग अभिभावकों के और बैंक अकाउंट के साथ बच्चों की भी सीडिंग कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज हो रही है। हर बच्चा आधार प्रमाणित होगा, उसी को हम लोग इसमें लेंगे। दूसरा पॉइंट है जो उल्लेखनीय है वो है स्मार्ट क्लासेस की स्थापना। अभी CSR और अन्य सहयोग से हम लोग करीब 12,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं, जो कि इस वर्ष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 18,381 स्मार्ट क्लासेस अप्रूव किए हैं। तो इस वर्ष वो लगेंगे। हम लोगों की का ये प्लान है कि आगामी 4-5 वर्षों में हर स्कूल को हम लोग स्मार्ट क्लास से आच्छादित करें। उसी तरह एक मांग थी, कोविड के अंतर्गत देखा गया कि डिजिटल लर्निंग जो है उससे बहुत सहयोगी है। तो इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनुमोदित किया है कि करीब 2 लाख टैबलेट विद्यालयों में दिए जाए। तो हर एक विद्यालय में हम लोग ये 2 लाख टैबलेट देंगे। निपुण जो है वो माननीय मंत्री जी ने बता दिया है। बस उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जो अधिगम है, जो आउटकम है बच्चों के पढ़ने लिखने का, उसको कैसे मापा जाए और कैसे हम लोग उस लाएं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें टीचर्स की और हर स्कूल की। तो इस साल में हम लोग 4 टेस्ट करेंगे बच्चों का, जिनको कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और उसको एक ट्रैकिंग सिस्टम पे डालेंगे, ताकि हर बच्चे का हर तिमाही क्या प्रोग्रेस रही है उसको हम सब्जेक्ट वाइज कर पाएंगे। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, मंत्री जी के सहयोग से ये शुरू हुआ है विद्यांजलि पोर्टल, कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल। इसमें बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं। आप भी जहाँ से पढ़ के आए हैं, आपको मन करता है जब आपने जिंदगी में एक मुकाम पाया, तो ये होता है कि हम उस विद्यालय में कुछ दें, या तो हम मेंटरिंग ही करें, या हम फिजिकल रूप से कुछ दें, या हम उसको मॉनेटरी रूप से दें। बहुत सारे लोग विदेशों में बसे हैं, दूसरे शहरों में बसे हैं, अपने गांव और अपने पुराने स्कूल में देना चाहते हैं। तो एक विद्यांजलि पोर्टल की हम लोग स्थापना कर रहे हैं, जल्दी ही इसका इनॉग्रेशन हम लोग करेंगे, जिसमें पूरे स्कूल को आप गोद ले सकते हैं, या आप डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के लिए आप अपना फंडिंग कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक स्कूल के लिए कर सकते हैं। आप फर्नीचर कोई भौतिक रूप से आप कोई सामग्री उसमें उपलब्ध करा सकते हैं, खेलने की या पढ़ने की सामग्री, लाइब्रेरी को डोनेट कर सकते हैं, या आप केवल मेंटरिंग कर सकते हैं। आप चाहें कि किसी स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाएं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल हम लोग इस पर शुरू करेंगे। 2 बिंदु और थे। एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट सर के सहयोग से ये हम लोगों ने लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है, और इसमें हम लोग करीब ये $500 मिलियन का होगा, करीब 4,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें राज्य सरकार की सहभागिता 25% होगी। इसमें जो कार्यक्रम आएंगे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास, आंगनबाड़ी केंद्र को डिजिटल सुरक्षा प्रदान करना, विद्यालयों में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास का प्राविधान करना, डिजिटल डिवाइस, पुस्तकालय की अवस्थापना, डिजिटल रूप से सक्षम अधिगम जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें ये करना, एक स्टेट असेसमेंट सेल बनाना, निपुण भारत का जो कार्यक्रम है उसको सहयोग देना, जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, सीमेट है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, CTEs हैं, जिला डाइट्स हैं, उनको ICT युक्त करना और शिक्षकों का प्रशिक्षण बेहतर बनाना, और कोविड-19 जैसी जो विपदा है वैसे में कैसे टैकल करना है उसके लिए बनाना। एक और है जो उल्लेखनीय प्रयास हुआ है, नाबार्ड के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, और नाबार्ड के साथ हम लोग ये आगामी 4 वर्षों में 22-23 से लेकर के 25-26 तक 3 कार्यक्रम उनके सहयोग से ला रहे हैं। एक तो मॉडल कंपोजिट स्कूल, ये एक बात की जा रही है कि स्कूल 1 से लेकर 12वीं तक एक ही जगह हो और उनको बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता युक्त हो। तो करीब 13.37 करोड़ की से ये एक मॉडल स्कूल बनेंगे, जो कि पूरे अभी 75 होंगे। हम लोग हर जिले के लिए एक स्कूल लेके आ रहे हैं, और जो एक अभ्युदय कंपोजिट स्कूल होगा 1.16 करोड़ के ये से, जो कि इन 4 सालों में हम लोग करेंगे, और स्मार्ट क्लासेस 5,000 हम लोग इनसे भी सहयोग ले रहे हैं। तो जो आपने पहले सुना 18,000 स्मार्ट क्लासेस, उसमें 5,000 नाबार्ड के सहयोग से भी डालेंगे। धन्यवाद। एक तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में जो अध्यापक और अध्यापकों के 1,25,000 लगभग खाली है, जिसमें अभी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने जो आंकड़े किए हैं उसमें 1.25 लाख से ऊपर पद खाली है। नंबर 1। दूसरा जो सवाल था कि तबादलों के को लेकर जनपद के अंदर और जनपद के बाहर की स्थिति, अद्यतन स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि लोग दिव्यांग हैं, कैंसर पीड़ित हैं, और उसके साथ साथ 4 साल से उत्तर प्रदेश में बेसिक
शिक्षा विभाग में तबादले नहीं हुए हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें टीचरों की जो नियुक्ति है वो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां खाली हैं, सरकार इस पर क्यों फोकस नहीं कर रही है और तबादलों पर उस पर क्या कहना है? ये चीजें मेरा अपर मुख्य सचिव से भी और आपसे दोनों लोग से। देखिए, जहां तक आपने बात करी ट्रांसफर्स को लेकर के, तो पिछले 2020-21 के सत्र में 21,695 शिक्षकों के ट्रांसफर हमारे विभाग के अंतर्गत किए गए, जिसमें 14,174 महिलाओं के थे, 1499 असाध्य रोग से पीड़ित हमारे शिक्षकों के थे, 1193 दिव्यांग अध्यापकों के थे, 956 हमारे सशस्त्र सेनानियों के परिवार से जुड़े हुए थे, 7,521 पुरुष, ऐसे करके टोटल 21,695 शिक्षकों के ट्रांसफर 2021 के अंतर्गत किए गए। और इस वर्ष भी हम सब लोगों ने इसकी एक व्यवस्था बनाई है, पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी से जिस तरह से इसकी स्वीकृति मिलेगी, उसके अनुसार जो शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में जो भी आदेश जारी होने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार इस वर्ष भी हम लोग इस कार्रवाई को चलाएंगे। आपने प्रस्ताव भेज दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रस्ताव इसका गया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विचाराधीन है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे, उसके अनुसार इस वर्ष भी हमारे विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो पद खाली है, 1.25 लाख के आसपास डीएवी की रिपोर्ट है, अप्रूवल बोर्ड की जो रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे टीचरों की पद खाली है, उनकी संख्या क्यों? इस वर्ष हम सब लोग शिक्षकों को, पहले शिक्षकों के समायोजन पे हम सब लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का जो अनुपात है, पहले एक बार हमारे शिक्षकों का अनुपात बराबर हो, सारी जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए आगे अगर इस तरह की कोई स्थिति निकल करके आती है कि शिक्षकों की और हमको आवश्यकता है, तो उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग शिक्षकों की नियुक्तियों को करने का भी इस पे सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा। ये दो सवाल मेरे हैं सर। एक तो आपने कोविड काल में जिक्र किया कि कैसे शिक्षा व्यवस्था होगा। कोविड में बड़े पैमाने पर शिक्षक में दिवंगत हो गए थे और मृतक आश्रितों की नियुक्ति की व्यवस्था है। उच्च शिक्षण प्राप्त लोगों को आप समूह ग में भर्तियां दे रहे हैं, क्योंकि समूह ग में आपके आश्रित पदों को भरे नहीं जा सकते। उसकी पॉलिसी आज तक तय नहीं हो पाई और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि शहरी और ग्रामीण कार्य विभाग या कैडर विभाग है, उसके चक्कर में शहरों में बड़े पैमाने पर स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षकों से कंप्यूटर के भरोसे चल रहे हैं। तो इन दोनों के लिए क्या मानना? जैसा कि मैंने अभी कहा कि शिक्षकों के समायोजन पे जो हम सब लोगों ने इस बार व्यवस्था बनाई है, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, पहले शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा कि शिक्षकों का अनुपात, इसके ऊपर भी आने वाले समय में विचार किया जाएगा। पहले हम लोग शिक्षकों का समायोजन करेंगे कि शहरी के शिक्षक, हर एक विद्यालय में शिक्षकों का अनुपात बराबर हो जाए, और उसके बाद अगर आवश्यकता लगती है कि ग्रामीण से शिक्षकों को अगर शहरी में लेकर के आना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर चर्चा करते हुए इसकी भी व्यवस्था आगे आने वाले समय में बनाई जाएगी। मृतक आश्रित को लेकर के, क्योंकि क्लास 3 के, जैसे कि आपने बोला कि पद इसके लिमिटेड होते हैं क्लास 3 के, और हम सब लोग इसको पदों को सृजित नहीं कर सकते हैं, तो क्लास 4 में इसकी व्यवस्था बनाई गई है कि मृतक आश्रित में अगर कोई पद क्लास 3 का उस जनपद में, उस जिले में वहां पे खाली है, तो उसको वरीयता के आधार पे को छोड़ के बाकी विभागों में रिसेंट पदों की व्यवस्था है। आपके यहाँ से भी प्रस्ताव गया था रिसेंट पदों पर भर्ती करने के लिए, बाकी विभागों में है तो फिर इसमें क्यों नहीं है सर? देखिए, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि जितने पद हैं हमारे, उनके अगेंस्ट तो हम लोग नियुक्तियां करते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी क्लास 3 के पद हमारे पास नहीं है, इसलिए उन पर हम नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्लास 4 में हम कर रहे हैं। दिक्कत यह आती है कि बहुत सारे बच्चे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उनके लिए यह व्यवस्था है कि अगर वो टीचर की क्वालिफिकेशन कर लेते हैं तो हम उनको एज सहायक अध्यापक अपने यहाँ नियुक्त करते हैं। तो ये दो हैं, ये परिषदीय पद हैं, इनमें अभी हम लोग अधिसंख्य पदों पर नियुक्ति नहीं कर रहे। सारे सरकारी कर्मचारियों की सुविधाएं तो परिषदीय और सारे ऑब्लिगेशन तो लागू होते हैं, लेकिन सुविधाएं और परिषदीय के लिए अलग व्यवस्था। अब देखिए, आज की व्यवस्था तो यही है, नियमों के अधीन ही होता है। प्रस्ताव करेंगे, क्योंकि जो बहुत सक्षम लोग हैं उनके लिए तो एसडी के पद क्रिएट हो जाते हैं, और सामान्य शिक्षक जो है 5-5 साल तक जो है उनका नियुक्त नहीं पा सकता है। देखिए, वो हम लोगों ने उसमें यही किया है और कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की सहायता भी की है, और उसमें शिक्षक
कि अगर वो क्वालिफिकेशन रखते हैं उनकी ट्रेनिंग करा के तो हम लोग उनको सहायक अध्यापक के रूप में लेंगे। ये एक व्यवस्था बन सकती है। सर, कुछ प्राथमिक विद्यालयों में हजारों के पास स्ट्रेंथ है, उसके बाद भी जो है अभी तक कोई भी पदोन्नति प्रक्रिया नहीं अभी तक संचालित हुई है। 7 साल हो गए हैं, 7 सालों से कोई पदोन्नति नहीं हुई है। इसके विषय क्या कब से हम प्रारंभ करेंगे? सर, आपके अनुमति बता दें। बिल्कुल। जो हमारे अपर प्राइमरी में है, जो उसका फीडिंग कार्डर हमारा प्राइमरी का सहायक अध्यापक या तो प्राइमरी में प्रिंसिपल होते हैं या अपर प्राइमरी में सहायक अध्यापक के पद होते हैं। तो इसमें काफ़ी सालों से कोर्ट में केसेस चल रहे थे और अभी उसमें हम लोगों ने दृढ़ता से पैरवी की और उसके बाद अभी हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और अतिशीघ्र इसको कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जी, प्राथमिक विद्यालय में, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में एक तो बाउंड्री वाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, वहाँ पे बुनियादी जो चीजें हैं, हमने खुद दर्जनों प्राथमिक विद्यालयों का दौरा किया, हमने देखा वहाँ पे एक स्कूल में बाउंड्री वाल की आवश्यकता, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, वहाँ पे जो रेस्ट रोड है, बैठने की व्यवस्था, उसके साथ साथ बिजली और जो खाना खाने की जगह है, ये लोग बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा है, इसको अपडेट करें। देखिए, मैंने जैसे कि कायाकल्प की बात करी तो ये सारी चीजें कायाकल्प के अंतर्गत हैं और इस पे हम सब लोगों ने सुधार किया है। और आप अगर जी 19 पैरामीटर्स हैं डिफरेंट, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपने बताई, ये सारी चीजें उसमें हम सब लोगों ने ली हुई हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि 85% तक अब आप वर्तमान की स्थिति को अगर जाकर के देखेंगे तो आप शायद अगर अभी जो जिक्र कर रहे हैं कुछ समय पहले की स्थिति होगी, अगर आप वर्तमान स्थिति को जाकर के देखेंगे तो इस तरह की कहीं पर भी अब स्थिति देखने को नहीं मिलती है। 19 पैरामीटर्स में 85% ओवरऑल मैं बताऊंगा कि हम सब लोगों ने काम पूरा कर लिया है और सभी जगहों पे भोजन की व्यवस्था जिस तरह की आपने कही तो किचन की व्यवस्था हर एक विद्यालय में अब बेहतर हो गई है। बच्चों को शुद्ध भोजन मिलता है, साफ भोजन मिलता है, पेयजल की व्यवस्था हर जगह पर है, शौचालय की व्यवस्था हर जगह पर है। इसी के साथ साथ दिव्यांग टॉयलेट, दिव्यांग बच्चों के लिए भी हम सब लोग शौचालय बना रहे हैं, उस पर भी बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। इस व्यवस्था को भी हम सब लोग पूरा कर लेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में इसी कार्यकाल के अंतर्गत हम सब लोग सैचुरेशन पे आ जाएंगे और 19 के 19 पैरामीटर्स जो हैं हमारे विद्यालयों के सभी विद्यालयों में हम सब लोग पूर्ण कर लेंगे। इसमें आज के समय पर सिर्फ 35% की बढ़ोतरी आ रही है प्राइस को लेकर और इसका मुख्य कारण देश की जो 12% से 18% बढ़ाई हुई है उसको लेकर। तो क्या जो आमदनी है निम्न वर्ग के बच्चों के लिए जो नहीं खरीद पा रहे, क्या उसके रेट और जीएसटी को लेकर के नीचे आया? देखिए, मुझे लगता है ये व्यवस्था जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, जो 1100 रुपए की धनराशि थी इस वर्ष उसको बढ़ा करके 1200 रुपए की धनराशि की गई है। इससे हमारे जितने भी अधिकतम अभिभावक जो फीडबैक हमारे पास आया है इस व्यवस्था से प्रसन्न है। कम है 2000 कम से कम होनी चाहिए। ये व्यवस्था सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, सर्वे रिपोर्ट करने वाले लोग 1100 से 1200 खाली उसमें रिपोर्ट दे दिया है, इसका क्या रिपोर्ट नहीं है। हम अगर हम मार्केट में जाएंगे तो 1100 रुपए की जो हमने धनराशि सर्वे कंपनियां जो है कमरों में नहीं करती, हमने स्वयं देखा है। 1100 रुपए की धनराशि में जितनी हम सब लोग एक बैग, 2 ड्रेस, जूते, मोजे की व्यवस्था हम सब लोगों ने बनाई है और 1100 रुपए की धनराशि में आप मार्केट में जाएंगे तो पैकेट्स बना करके लोग उसी धनराशि के अंतर्गत इतनी सारी चीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है और अभिभावक इसको ले भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि अभिभावक हर वर्ष जो है सारी चीजों को खरीदे। जैसे 1100 रुपए की धनराशि और इस वर्ष 1200 रुपए की गई है, 100 रुपए में 4 कॉपीज, 2 पेंसिल, उसको 2 रबर, कटर, इन सारी चीजों की व्यवस्था भी बनाई गई है। स्टेशनरी की भी हर वर्ष, किसी वर्ष कोई अभिभावक एक अच्छा बैग खरीद सकता है, किसी वर्ष अभिभावक अच्छी ड्रेस ले सकता है। हालांकि 1200 रुपए में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर और अच्छी गुणवत्ता है तो अभिभावक हर वर्ष अलग अलग चीजों को लेकर के, जो कि एक वर्ष एक बैग अगर हम अच्छी
अच्छा क्वालिटी का बैग खरीदें तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष तक एक बैग को आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम सब